हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि आपका अपना चैनल में गुंजन स्वागत करती हूँ आपके नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में सीटेट जो जुलाई वाले हैं, बीएड अपीयरिंग कैंडिडेट है, वो सब भी अप्लाई करने वाले हैं। तो उन सबके लिए भी एक बड़ा मौका है। एंड ये चीजें वैसे मैंने पहले ही आप लोगों को कन्वे कर दी थी, यानी कि बता दी थी कि सीटेट जुलाई वाले और जो बीएड अपीयरिंग है उनको भी मौका मिलेगा। और एंड ऑफ द डे बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने आज बता भी दिया है कि सीटेट जुलाई वाले और जो बीएड अपीयरिंग वाले हैं वो भी एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। तो आप लोगों को भी एक मौका मिल गया, तो अच्छे से तैयारी में लग जाइए। और जैसा कि आप लोग सभी समझ रहे होंगे, अब तक जो भी चल रहा है वो बीपीएससी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो आप ये चीज भी समझ लीजिए कि जो आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग आएंगे जो बीपीएससी ने पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हो। तो थोड़ा सा आप अपने माइंड में ये चीज क्लियर रखिए कि बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको तो एटलीस्ट कर ही लीजिए, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में सीधे क्वेश्चंस मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले एक पार्ट मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का अपलोड कर दिया है, उसमें जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस पूछे गए थे वो कराए गए थे। इस चैप्टर में हम जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जैन और बौद्ध धर्म से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है बीपीएससी ने कराए हैं लेटेस्ट 2022 तक, उन क्वेश्चंस को करेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी होता है क्योंकि एग्जाम की नीड को समझना, और एग्जाम बीपीएससी ले रहे हैं तो क्वेश्चन भी वही पूछेगा, वही फ्रेम करेगा। तो स्मार्ट स्टडी कीजिए और थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो प्रैक्टिस के लिए भी वर्कबुक आ चुकी है किरण पब्लिकेशन की, तो ये सामान्य अध्ययन की और ये लैंग्वेज के लिए है। तो प्रैक्टिस के मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और ये जो 30 मई को बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया था उस पर ही बेस्ड है। तो आप लोग इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो टेक्स्ट बुक के पास से जुड़ सकते हैं। उसमें भी पास, टेक्स्ट बुक पास और पास प्रो। पास प्रो में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे, यहाँ तक कि बिहार शिक्षक या बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे 2022 तक के। तो आप टेक्स्ट बुक से जरूर जुड़िए और डिस्काउंट के लिए आप स्कोर को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इससे पहले जो 16 क्वेश्चन है उससे पार्ट 1 में हो चुके हैं, तो उसको पूरी सीरीज है, सीरीज बाय सीरीज देखना, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो, क्योंकि टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज ही हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो ये 1997 में आया था, 2005 में आया था, फिर 11 में आया था, इनके रिपीट हो रहा है बार बार क्वेश्चन। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता है? कुंडलग्राम में होता है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 में हुआ था। उनकी माता का नाम था त्रिशला, और जो कि लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के सगन के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म, यानी कि जो एनसीईआरटी तो बोलती है कि महावीर स्वामी 540 ईस्वी में जन्मे थे, लेकिन जो बिहार बोर्ड की बुक्स है उसमें 599 बताया गया है। इसी आधार पर अन्य प्रकाशकों ने भी पुस्तक में अंकित कर दिया, जिसमें कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न है। महावीर स्वामी का सही जन्म 599 में ही उचित, यानी कि जो 599 राइट है, और अभी इसको सुधार कर लिया गया है। महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में है, तो महावीर स्वामी इनके पहले हैं, तो 599 में आएगा। ये चीज मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि आप लोगों को पता रहे किस बुक में कुछ होता है, किस बुक में कुछ होता है, फिर बाद में आप लोग कमेंट करोगे, इसलिए कमेंट, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई? तो महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में होती है। महावीर स्वामी का जन्म 599 में वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। 527 ईस्वी में 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप स्थित पानीपुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया, यानी कि पावापुरी नामक स्थान पर। पावापुरी जन्म होता है कुंडलग्राम में, मृत्यु होती है पावापुरी में। तो महावीर स्वामी से जुड़े फैक्ट एक बार थोड़े से मैं आपको बता देती हूँ। उनका जन्म होता है 599 ईस्वी में, जन्म स्थान कुंडलग्राम, पिता और रहते हैं, पिता का नाम होता है उनका सिद्धार्थ,
माता रहती है त्रिशला। त्रिशला। और उनकी पत्नी का नाम होता है यशोदा। पत्नी होती है यशोदा। उसके बाद पुत्री रहती है इनकी प्रियदर्शना, क्योंकि इन्हीं के पति जो होते हैं वो इनके बनते हैं सब प्रमुख शिष्य। पुत्री रहती है प्रियदर्शना। प्रियदर्शना, जिनको अनुजा भी बोला जाता है। और उपाधि, अब जैन धर्म में सबसे बड़ा शब्द होता है केवल्य। केवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त करना। निर्वाण यानी कि इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है पावापुरी में। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है समस्तीपाल के यहाँ पर। तो यहाँ से महावीर स्वामी के इतने पॉइंट आपको क्लियर होंगे। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो इनका स्वामी का जो प्रथम शिष्य था वो था जमाली था। महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ के यहाँ 599 में हुआ था। उनकी माता यशोदा थी। प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। उनकी पुत्री का विवाह जमाली से होता है। क्षत्रिय, ये भी एक क्षत्रिय थे जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन से पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? यानी कि ये 1995 में आया हुआ है। तो जो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ हैं उनको 12 उपांग कहते हैं। 14 प्राचीन जैन ग्रंथ हैं। 14। अंतिम नंद राजा के समय संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व में विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया। यानी कि 12 तो अंग थे, लेकिन जो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ थे ना वो 14 थे। नंद राजा 14 वर्ष पूर्व में विषय में जानने वाले अंतिम, यानी कि 14 जो इन विषय के बारे में जानने वाले थे वो नंद राजा थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो ये 2005 में आया। तो पहला धर्म चक्र यानी कि पहला जो ज्ञान देते हैं वो सारनाथ में देते हैं। कुछ पॉइंट और जैन धर्म से बता देती हूँ। अब जैन धर्म में 3 रत्न के बारे में बात करता है। त्रिरत्न। त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म में आता है। यहाँ से आप ये पॉइंट भी क्लियर कर रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो जैन धर्म से रिलेटेड ही है। तो इनके जो संप्रदाय थे वो मखली गोशाल थे। पेन पेपर लेके बैठा कीजिए ताकि जो पॉइंट मैं बताती हूँ उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन इधर उधर से बन गया तो आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट साथ में देती चलती हूँ। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मखली गोशाल। फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो प्रथम जैन साहित्य में जो भाषा थी, मतलब जैन धर्म के टाइम पे जो भाषा थी वो थी अर्धमागधी, यानी कि जो भी बुक लिखी जाती थी वो अर्धमागधी में लिखी जाती थी। प्रथम जैन समिति होती है, इनकी प्रथम जैन समिति होती है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र बिहार में। और जो दूसरी होती है वो होती है वल्लभी में। इसके अध्यक्ष होते हैं स्थूलभद्र, इसके अध्यक्ष होते हैं क्षमा श्रवण। इतने पॉइंट क्लियर रखना आप। छह वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाल पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही अपने मत पर प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में सारनाथ आए। उन्होंने ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इनकी पहला उपदेश देते हैं सारनाथ में, और जो देते हैं वो ब्राह्मण सन्यासियों को देते हैं। और जो भाषा होती है उनकी प्राकृत होती है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। यह उपदेश दुख, दुख के कारण, दुख का अंत, समाधान से संबंधित है। ये 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कहाँ हुआ? यानी कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? वो होती है कुशीनगर में। जो दिन होता है ना, वैशाखी का ही दिन होता है, उनका जन्म होता है वो भी वैशाखी के दिन ही होता है, पूर्णिमा होती है उस दिन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल में किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा धर्म का प्रचार किस राज्य में किया? तो कौशल में किया। कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने अपनी
परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। अपना प्रचार करते हुए मल्ले की राजधानी पावा पहुंचे। वे चुन नामक लुहार की अमर वाटिका में ठहरे थे। उन्होंने बुद्ध को सुखरामदेव खाने को दिया और उन्हें रक्त तिसार की जो होता है ना, लूज मोशन हो जाता है वो, और भयानक पीड़ा उत्पन्न। इस वेदना में वे कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। 483 में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और वो महापरिनिर्वाण कहलाया। त्रिपिटक किसकी पुस्तक है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पुस्तक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीन जो त्रिपिटक की बुक है वो है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी भिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। यह विनय पिटक जो संघ का नियम बताती है, सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के वचन के बारे में बताती है, अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बताती है। त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची अवस्था, सटीक क्रिया किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न ये जैन धर्म से संबंधित है, अभी मैंने आपको बताया भी था। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए, सम्यक धारण यानी कि दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न की संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान नहीं है? 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आत्मदमन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान नहीं है। गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना, काया कलेश में विश्वास नहीं रखते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बनाया। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का, यानी कि जो बोधि वंश है वो किस पीढ़ी का कौन सा है? तो ये 2008 में आया क्वेश्चन है, ये 5वां नंबर का है। क्योंकि क्या है ना, उस वृक्ष को बहुत बार काटा जाता है फिर लगाया जाता है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान में बोधि वृक्ष, यानी कि अभी है ना, तो वहां पे बोध का वृक्ष नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। हेंगसांग के अनुसार हुए उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यानी कि नष्ट करवाते हैं सम्राट शशांक और लगवाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भी याद रखना। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है। अशोक एक बार पुष्यमित्र शुंग और एक पूर्व वर्मा अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया था। यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का, यानी कि वैसे तो यह 6 नंबर का है, लेकिन जो बिहार गवर्नमेंट का साइट है ना, पर्यटन विभाग है, वो उनको 5वीं पीढ़ी का बताते हैं। तो इसलिए विवाद में होने की वजह से इसको बिहार लोक सेवा आयोग ने हटा दिया था। लेकिन अगर आंसर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो 5वें नंबर का आएगा, ये याद रखना आप। मेरा यही रहता है कि आपका एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। अगर कोई क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है उसका भी आपको आइडिया रहे, ताकि आप लोग वहां सही कर पाओ। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो ये 1995 में आया था। तो बराबर केव का उपयोग आजीवक करते हैं, जो कि जैन धर्म से रिलेटेड होते हैं। मौर्य युग के में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक और उनके पुत्र दशरथ के समय बराबर नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक के लिए आवास बनाए। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चोपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 28, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मकली घोषाल। ये सब मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मकली घोषाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते महावीर की शिष्य त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की सबसे प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित संचालित होती है। पाटलिपुत्र के संस्थापक, यानी कि पाटलिपुत्र को बसाने वाले थे उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थापित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की राजधानी बना। मैंने एक क्वेश्चन कम्युनिटी पे पूछा था, बिहार का प्राचीन नाम कौन सा है? तो वहां पर 90 से 92% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने उनको गलत मार्क किया था। यहाँ तक कि उसके कमेंट में मैंने उसका आंसर भी दिया था। तो आप लोग याद रखिएगा, बिहार का जो प्राचीन नाम था प्राचीन काल में वो प्राच्य था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र की राजधानी को सबसे पहले कौन बसाता है? कालाशोक बसाता है। 2003 और 2004 दोनों में आया। हर्यक वंश शासक उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगृह में इसी नव स्थापित नगर की राजधानी स्थानांतरित की।
निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया? तो पाटलिपुत्र को बसाने वाले थे उदयन। एक क्वेश्चन को देखो 3 बार पूछा गया है और अलग अलग एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा गया है, तो थोड़ी सी थ्योरी भी रखिएगा। अभी जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, शायद एग्जाम की डेट आगे बढ़े तो हम लोग बिहार बोर्ड की जो बुक्स है उसको वापस से करेंगे। मगध नरेश उदयन शासनकाल की प्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगृह में इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित हुआ? इनकी जो पहला वैशाली था वो लिच्छवी ने स्टार्ट किया था। ये 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। वैशाली के लिच्छवियों में विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ के सर्व प्रमुख थे। तो जो सबसे बड़ा गणराज्य था वो था वैशाली। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो राजगिरी थी। हम सब जानते हैं, जिनको गिरिव्रज भी कहा जाता था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ पुत्र जरासंध थे, जिसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईस्वी में पश्चात अज्ञातशत्रु मगध का शासक, यानी कि जब हर्यक वंश में इनकी डेथ हो जाती है ना, तो अजातशत्रु शासक बन जाते हैं। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटली, यानी कि अजातशत्रु को मारकर फिर उदयन बन जाते हैं, फिर वो अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर देते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। कुछ भी आपको जैसे पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे कि मुझे भी आइडिया मिले आप लोगों को और क्या चाहिए, आपको वीडियो अच्छा लगता है नहीं लगता, कुछ भी। जय हिंद, जय भारत।